नमस्ते जी, कैसे हो आप सब लोग? वादा करता हूँ कि बहुत ही मस्त और शानदार होंगे। मेरे भाई आज का जो क्लास है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यदि आप भी कक्षा 10th में अध्ययन कर रहे हैं और आप देने वाले हैं 2027 में एग्ज़ाम, बाबू आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो आपके लिए ये जो क्लास है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको 80 ठो सोशल साइंस का प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है? और इस 80 में से वादा करता हूँ कि 30 ठो जो प्रश्न होगा ना, वो आपका ही एग्ज़ाम से होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना मेरे भाई, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है ना वो बहुत ही निचोड़ के साथ बनाया गया है। इस प्रश्न को बनाने में कम से कम 1 मंथ लगे हुए हैं। सारी बुक को पढ़ा गया उसके बाद से इस प्रश्न को बनाया गया है। तो आज का जो प्रश्न आप लोग का होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिन देरी करते हुए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूँ कि जब आपको बिहार बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर मिलते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि जब आप अपने पेज को टर्न ओवर करते हैं तो उसमें खंड मेंशन होता है। खंड अ में बाबू आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। ठीक है बाबू, जो आपका खंड अ होता है ना उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण छूट भी दिए गए हैं। ठीक है, उस छूट के बारे में मैं आपको बताऊं कि विद्यार्थी जी देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा आपसे 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है बाबू, अर्थात 40 मार्क्स का प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपको आता है बनाने के लिए। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड में होता क्या है कि 40 ठो 80 ठो प्रश्न आता है, लेकिन किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। आप 80 में से 40 ठो स्किप कीजिए और 40 ठो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है बाबू, अर्थात डबल प्रश्न रहता है बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों बिन देरी करते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि जो आपका फर्स्ट प्रश्न होने वाला है ना वो ये होने वाला है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाबू देखिए इनमें से कौन ऐसा मतलब ऑप्शन है जो आप प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं देखते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन जो डी है ना बाबू, महामारी, वो आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। मैं वादा करता हूं कि इस सेशन में आपको 80 ठो ही नहीं, आपको लमसम 300 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव से आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको बताऊं कि निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आपका महामारी है ना मेरे भाई, वो आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, महामारी कहने का अर्थ ये है कि विभिन्न तरह से उत्पन्न समस्याएं, जैसे मान के चलिए कि इस समय आपके युद्ध चल रहे हैं तो युद्ध से उत्पन्न जो समस्याएं वो महामारी के अंतर्गत आएगा। बाबू जब आप किसी काम को अच्छे से नहीं करते हैं, किसी रसायन का अच्छे से यूज नहीं करते हैं ना, तो वो जैसे कोरोना वायरस आया था उस तरह की जो महामारी होता है ना वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात उसको गॉड नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए बाबू जो सुनामी होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है, जो भूकंप होता है मेरे भाई वो प्राकृतिक आपदा होता है, मानव निर्मित आपदाएं के अंतर्गत नहीं आती है। और जो बाढ़ होता है ना बाबू वो भी आपका प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, अर्थात मानव निर्मित आपदाएं जो होती है वो ये प्राकृतिक आपदा है, अर्थात मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, देखिए बाबू आपदाएं जो होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा होता है, एक मानव निर्मित आपदा होता है। मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आपका महामारी आ जाएगा और प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, सुखाड़, सुनामी, ओलावृष्टि ये सब आएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है मेरे भाई, देखिए अगले प्रश्न से कितना सारा ऑब्जेक्टिव हम बनाए हैं इस सेशन में। बाबू मैं आपको बताया ही हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव से आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि सन 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। बाबू बिहार ने सन 1934 में किस आपदा का सामना किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूकंप का। ठीक है बाबू, 15 जनवरी 1934 को आया था। इसका यदि राइट डेट आपसे पूछा जाए, बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों से यदि राइट डेट पूछा जाए, तो बाबू आपको कहना है कि 15 जनवरी 1934 को उत्पन्न ऐसी समस्या जिससे बिहार में बहुत सारी क्षति हुआ था उसको बाबू भूकंप के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है बाबू, देखिए 1934 में बिहार के नेपाल में ये भूकंप देखने को मिला था। बाबू ये जो भूकंप था वो 1934 में बिहार के नेपाल में देखने को मिला था। इसकी जो तीव्रता थी ना बाबू वो 8 थी। ठीक है बाबू, इसकी जो तीव्रता थी वो 8 थी। यह देखने को मुख्य रूप से मिला था बाबू आपका मुंगेर में मिला था, मुजफ्फरपुर में मिला था और दरभंगा में ये देखने को मिला था। ठीक है बाबू, अगले प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या पहली दफा मेरे इस चैनल पे आए हुए ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन रसगुल्लों को आसानी से मिल सके। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कक्ष प्रदेश किस भूकंप पेटी से संबंधित है। बाबू जो आपका कक्ष प्रदेश है वो किस भूकंप पेटी से संबंधित है। बाबू मैं आपको बताऊं कि जो कक्ष प्रदेश है ना बाबू वो आपका जोन 5 के अंतर्गत आता है। जोन 5 के अंतर्गत कक्ष प्रदेश के भूकंपीय पेटी आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं। बाबू जब महासागर तल में कंपन होता है अर्थात महासागरों का जब जल होता है, जल स्थल होता है, वो जब जल ऊपर उठ जाता है ना तो वैसी उत्पन्न समस्याएं को हम लोग सुनामी कहते हैं। बाबू
महासागर तल में कंपन को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, ये भूकंप आने के समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो सुनामी की स्थिति होती है वो भूकंप आने के समय होता है। जब महासागरों में भूकंप आता है ना, तब महासागरों का जो जल स्थल होता है वो ऊपर उठ जाता है और एक चक्रवात का रूप धारण कर लेता है, उसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार 2027 में देखने को मिल सकता है। बाबू अगला प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। बाबू जितने सारे जैसे आपदा आते हैं, जब आपकी भूकंप के समय आपके घर गिर जाते हैं, घर बर्बाद होते हैं, तो उस समय जब दबे हुए लोग होते हैं ना, वो उसको उनका पता कैसे लगाया जाता है। तो बाबू एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, इंफ्रारेड कैमरा की सहायता से मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ये पूछा गया है कि इससे 3 से 4 प्रश्न बताएंगे हम आपको। ठीक है, अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया ना मेरे साथी, वो ये पूछा गया कि भारत का संविधान सभा का गठन हुआ था, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न हुआ है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि सन 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है बाबू, देखिए एक कैबिनेट मिशन के अंतर्गत होता है बाबू, ये जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत मतलब हुआ था। और ये जो पहली बैठक हुई थी ना, वो 9 दिसंबर 1946 हुआ था। यदि आपसे कोई दिन पूछे, कोई डेट पूछे ना, तो आपको कहना है कि 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, इसका गठन कौन किया था, तो कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न आपसे देखिए, अगले प्रश्न में आपको 5 से 7 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं बाबू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। जो एनक्रुमा थे ना बाबू, वो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो बाबू देखिए एनक्रुमा जो थे ना, वो अमेरिका के राष्ट्रवादी नेता थे। एनक्रुमा अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता थे बाबू। देखिए ये अफ्रीका के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है बाबू, ये अफ्रीका के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे बाबू। देखिए अफ्रीकी एकता का जनक किसे कहा जाता है, किसे एनक्रुमा को अफ्रीकी एकता का जनक कहा जाता है बाबू। देखिए ये एनक्रुमा थे ना, वो घाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है बाबू, जो एनक्रुमा थे वो आपके घाना के राष्ट्रपति थे और इन्होंने घाना को सन 1957 में स्वतंत्र कराया था बाबू। एक प्रश्न से हमको आपको 6 प्रश्न बताएं। देखिए जो ये थे ना, वो 1957 में घाना को स्वतंत्र कराए थे। ठीक है बाबू, ये अफ्रीका का राष्ट्रपति कब बने थे, तो बाबू ये अफ्रीका का राष्ट्रपति सन 1960 में बने थे। इतने सारे प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव से हुआ, तो क्या आपको 300 ऑब्जेक्टिव 80 प्रश्न से हम नहीं करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इस सेशन से आपको 2027 के एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथियों से, अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्यारे रसगुल्लो, अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है ना, वो कुछ इस प्रकार पूछा गया कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है बाबू। जो राजनीतिक दल होते हैं उस कि उनकी मान्यता और उनका जो चुनाव चिन्ह होता है ना, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है बाबू, निर्वाचन आयोग के द्वारा आपका राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है बाबू। हुगली जो है वो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो जो आपका हुगली है वो हुगली नदी पे बना हुआ है। ठीक है बाबू, ये देखिए ये आपका कोलकाता और हावड़ा बाबू, कोलकाता और हावड़ा मतलब के प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो आपका सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है बाबू। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं कि उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जो है वो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है बाबू। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे भारत का सबसे छोटा रेलवे है। ठीक है, अगला प्रश्न, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है बाबू। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, मैं आपको बताऊं कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना, वो आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया मेरे साथी से, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है बाबू। भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र है ना, वो आपका चेन्नई में स्थापित था। कहाँ मेरे भाई, चेन्नई में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। जो भारत का बर्मिंघम है ना बाबू, आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया मेरे साथी कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है बाबू। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो मैं आपको बताऊं कि इनमें से सभी जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोयला भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, और आपका पेट्रोलियम जो है ना, वो भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि देखिए इससे आपको 5 से 7 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाघ परियोजना शुरुआत कब हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है ना बाबू, वो सन 1973 ईस्वी में हुआ था। कब बाबू, सन 1973 ईस्वी में। आपसे कोई डेट पूछे तो आपको कहना है 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत हुई बाबू। देखिए इस परियोजना को प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ना, वो बाघों की संख्या में बाघों की जो संख्या थी वो लगातार घटती जा रही थी, इसी को रोकना था। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य यही था कि बाघों की संख्या को रोकना, बाघों की जो संख्या थी, बाघों जो विलुप्त हो रहे थे ना, उनकी संख्या
को रोकना ही प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य था। बाबू इसकी जो शुरुआत है ना वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है बाबू, जो उत्तराखंड में स्थापित है। इसकी जो पहली शुरुआत हुई वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में अभी अभी है, तो वहीं पे इसको स्थित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, अगला प्रश्न से भी आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बाबू काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका वो असम में स्थित है, ठीक है। देखिए यह एक सिंघा वाले गेंडों के लिए, बाबू एक सिंघा वाले गेंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। बाबू काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया मेरे साथी से, अगला प्रश्न से भी आपको 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। बाबू इनमें से कौन है जो क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं कि इसका राइट आंसर होने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो ना है वो झारखंड राज्य के प्रमुख पार्टी है, ठीक है बाबू, जो आपके क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना बाबू वो आपको बिहार के अंतर्गत आता है। बहुजन समाज पार्टी जो है ना वो आपका राष्ट्रीय पार्टी है, देखिए। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपका राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथ ही, अगला प्रश्न पूछा गया बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव है। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव है। बाबू जो आपका बंगला है ना वो आपका लोक जनशक्ति पार्टी का, जो आपका लोक जनशक्ति पार्टी है ना वही बंगला का चुनाव चिन्ह है, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो रामविलास पासवान जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में संबंधित है। जो आपका नर्मदा घाटी परियोजना है ना मेरे भाई वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा घाटी परियोजना आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे साथी, इनमें में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। इनमें से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। बाबू इनमें से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे ना वो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। बाबू जो जिला पार्षद होते हैं ना उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है बाबू। जो एमएलसी को छोड़ के बाकी सभी का जीवन काल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, जबकि एमएलसी का जो जीवन काल होता है ना मेरे भाई वो आपका 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। बाबू पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसको शुरू करने का जो दायित्व हो जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। इसकी शुरुआत बाबू 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कब बाबू 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। बाबू जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ना वो आपका मुखिया होता है। कौन बाबू, मुखिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया मेरे साथी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बाबू जो आपका राज्यपाल होता है ना उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो खुद ही राष्ट्रपति करते हैं, और इसका जो अनुच्छेद होता है ना वो बाबू 155 के अनुसार इसको राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो बाबू बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये जो कथन है ना बाबू वो एपीजे अब्दुल कलाम का है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे साथी मेरे लाडले, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब बाबू, 15 मार्च 1950 को। इसके पहला अध्यक्ष जो थे ना वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे बाबू, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे साथी कि कृषि विकास कार्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। जो बाबू कृषि विकास के कार्य थे वो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहली जो कृषि पंचवर्षीय योजना था ना वो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। बाबू मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है ना वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। भारत का जो पहला मानव विकास रिपोर्ट है ना वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जो वर्ष 2002 में जारी किया गया था और पहला 2001 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी। बाबू जो गरीबी की कुचक्र की धारणा है उसको किसने दिया, तो सन 1953 ईस्वी में रेगनर नक्स नामक वैज्ञानिक जो थे ना वो गरीबी को कुचक्र की धारणा दिया। इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज अंडर डेवलप्ड में बताया कि जो गरीबी है उसको कुचक्र की धारणा दी है सन 1953 में, ठीक है बाबू।
बाबू जो अगला प्रश्न है ना वो ये है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। भारत का जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य है ना मेरे भाई वो आपका गोवा होने वाला है। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो बाबू भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है ना वो आपका गोवा होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष भर में किसी देश की में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। वर्ष भर में किसी देश में वो अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है राष्ट्रीय आय। क्या बाबू, राष्ट्रीय आय। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। बाबू वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ना उसको किसने रद्द किया था, जिसको लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है बाबू, इसको रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि रूस में अल्पमत वाले दल को क्या कहता है। रूस में जो अल्पमत वाले दल थे ना उसको क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि रूस में जो अल्पमत वाले दल है ना उनको मेंशेविक कहे जाते हैं, लेकिन वहीं पे जब रूस में बहुमत वाले जो दल है ना उसको बोल्शेविक कहते हैं। क्या बाबू, रूस में अल्पमत वाले दल को मेंशेविक और रूस में बहुमत वाले दल को बाबू बोल्शेविक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाओदाई का सरकार कहाँ थी। बाबू जो आपका बाओदाई है ना उसका जो सरकार थी ना मेरे भाई वो आपका दक्षिणी वियतनाम में थी। कहाँ बाबू, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। बाबू मैं आपको बताऊं कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण है ना वो आपका 2 जुलाई 1976 को हुआ था। कहा बाबू, 2 जुलाई 1976 को उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछे तो आपको कहना है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। बाबू प्रश्न है अगला कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए इनमें से सभी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। वो चाहे आपकी मेजनी हो या वेक्टर एम्यूनल हो या काउंट काबूर हो, इन सब ने इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि हीगेल किस देश के दार्शनिक थे। बाबू जो आपके हीगेल थे ना वो किस देश के दार्शनिक थे। तो मैं आपको बताऊं कि हीगेल जो थे ना वो आपकी जर्मनी के दार्शनिक थे। क्या बाबू, जर्मनी के दार्शक हीगेल थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जर्मन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बाबू जो जर्मन राइन राज्य था ना उसका जो निर्माण था ना वो देखिए वो 16 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन उसका जो निर्माण है ना मेरे भाई वो आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने सन 1806 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। बाबू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा है ना वो किस संस्था ने की। मैं आपको बताऊं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 8 मार्च 1975 को किया गया था। कब बाबू, 8 मार्च 1975 को। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है। बाबू जो आंग सान सूकी है ना उनका जो संबंध है ना वो म्यांमार से है, कंबोडिया के म्यांमार से है। बाबू 1991 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला था। आंग सान सूकी सन 1991 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे किसके क्षेत्र में बाबू, शांति के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना वो आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बाबू मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके जो पहले अध्यक्ष थे ना मेरे भाई वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। बाबू इसके पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथ कि बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था। बाबू जो बोलबिया था ना वहां पे जनसंघर्ष हुआ था और जनसंघर्ष का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो पानी की कीमत में वृद्धि था। क्या बाबू, पानी की कीमत में वृद्धि बोलबिया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। ठीक है बाबू, अर्थात इसको जल युद्ध के अंतर्गत हम रख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी। इनमें से कौन सा ऐसा पत्र है जो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को ही बदल दिया। तो सन 1878 में लॉर्ड रिपन ने, ठीक है बाबू, जो 1878 में लॉर्ड रिटन जो है ना वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किए थे। लेकिन देखिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपना जो अमृत बाजार पत्रिका जो है ना वो अपना भाषा ही बदल दिया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। बाबू विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। बाबू विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो बाबू वो आपका चीन में हुआ था। ठीक है, जो लकड़ी के ब्लॉकों पे हो रहा था। कहाँ बाबू, लकड़ी के ब्लॉकों पे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। बाबू इनमें से कौन सा ऐसा सम्मेलन है जिसमें जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि थी ना उसको कम कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होने वाला बाबू लौसाने सम्मेलन जो सन 1932 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। बाबू अमेरिका में जो न्यू डील थे ना वो किसने लागू की थी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। बाबू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील लागू की थी जो वर्ष 1933 से 1939 तक चला था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जॉन के ने
किस मशीन का आविष्कार किया था बाबू? जो आपके जॉन किए थे ना, वो किस मशीन के आविष्कार किए थे? ये 2027 के एग्जाम में मेरे साथियों से पूछा जा सकता है। बाबू आपके 2027 के एग्जाम में इस प्रश्न हो सकता है, ऐसा मैं पूर्ण वादा करता हूं आपसे। मैं आपको बताऊं कि फ्लाइंग शटल जो थे ना, वर्ष 1973 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का सन 1973 में आविष्कार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे साथियों से पूछा गया है, मेरे प्यारे रसूले, मेरे प्यारे उन बिहार के बच्चों से पूछा गया है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? तो बाबू सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है सन 1919 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बाबू मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होने वाला ओडिशा जो है ना, वो आपकी मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बाबू इनमें से कौन जो है वो लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हेमेटाइट जो है वो आपके लौह अयस्क के अंतर्गत आता है, लेकिन जो आपका लिग्नाइट और बिटुमिनस जो होता है ना, वो आपका कोयला के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हेमेटाइट। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? बाबू भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना, वो आपका भाखड़ा नदी पे है, सतलज नदी पे है, सॉरी। जो भाखड़ा नांगल आपके जो परियोजना है वो सतलज नदी पे है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से परमाणु विद्युत केंद्र है? बाबू इनमें से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। कौन बाबू? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में को किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? बाबू हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। क्या बाबू? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बाबू जो प्राकृतिक गैस होता है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के साथ। बाबू पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? बाबू ब्रिटेन के जो सहयोग से लौह इस्पात बना था ना, वो आपका दुर्गापुर में बना था। कहाँ बाबू? दुर्गापुर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई? बाबू वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो थी ना, वो बारडोली आंदोलन के बाद दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बाबू इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बाबू सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है? बाबू भारत सरकार अधिनियम जो है वर्ष 1919 को मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा दिया गया था, इसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे जाना जाता है बाबू कि अंकोर वाट का मंदिर किसने, अंकोर वाट का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मैं आपको बताऊं कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन बाबू? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बलशेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? बाबू बलशेविक दल का जो कार्यक्रम है अप्रैल थीसिस, उसको लिखने का कार्य जो है ना बाबू लेनिन ने वर्ष 1917 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बाबू अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो होता है ना, वो आपका 1 मई को मनाया जाता है। कब बाबू? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? बाबू समाजवादियों का जो बाइबल होता है ना, वो आपका दास कैपिटल को कहते हैं। दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा था, तो इसे समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बाबू रक्त और लौह नीति का जो अवलंबन किए थे ना, वो आपके बिस्मार्क थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? बाबू भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का गठन सन 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आयुर्वेद का जनक कौन है? बाबू जो आयुर्वेद का जो जनक है ना, वो आपका पतंजलि है। कौन बाबू? पतंजलि ने आयुर्वेद का आविष्कार किया, तो इसको हम लोग आयुर्वेद का जनक कहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। बाबू टेक्सोल का जो उपयोग होता है ना, वो आपके कैंसर में होता है। किसमें बाबू? कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? बाबू इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? मैं आपको बताऊं कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो आपका है ना, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बाबू भारत का सबसे लंबा बांध जो है ना, वो आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हीराकुंड जो बांध है ना, वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? बाबू कहलगांव
तापीय परियोजना कहाँ है? देखिए हम लोग जब छोटे थे ना तो इसको याद करने के लिए ट्रिक रखे थे, ठीक है बाबू। कोहलगांव, कोह के भाग गई, इससे आपको याद रखना है कि कोहलगांव जो है वो भागलपुर में है बाबू। कोह के भाग गई, इसको याद रखने का जो ट्रिक है ना वो आपको भागलपुर होगा। कह के भाग गई, कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है ना वो आपका भागलपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? बाबू भूकंप की जो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है ना जो बाबू, वो आपका एल तरंग है, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे साथियों से, मेरे प्यारे रसगुल्लों से, मेरे प्यारे बिहार के उन तमाम बच्चों से पूछा गया है, बिहार के बारे में ही है, तो इसको आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरे साथियों से पूछा गया है कि टाका किस देश की मुद्रा है? बाबू टाका किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बांग्लादेश, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे साथियों से पूछा गया है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बाबू बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना वो वर्ष 1975 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू ग्राम स्तर पे, अर्थात प्राथमिक कृषि ऋण प्रदान कराता है, ठीक है। और राज्य स्तर पे आपका होता है राज्य का सरकारी बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे साथियों से पूछा गया कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देता है? बाबू प्राथमिक साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देता है? तो बाबू अल्पकालीन, ठीक है, अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बाबू आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना वो आपका सेवा है। क्या बाबू? सेवा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? बाबू सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। क्या बाबू? उदारीकरण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बाबू विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय आपको देखने को मिलता है वो आपका जिनेवा है। क्या बाबू? जिनेवा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्यों का आयोग काम कर रहा है? बाबू वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 35, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी, अगला प्रश्न जो आपका है वो आपका लास्ट ही प्रश्न है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो आपका 35 होने वाला है इसका राइट आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि बिहार के उन सभी बच्चों को इस प्यारा नोटिफिकेशन जिससे उनको जो पढ़ने में है वो सहायता मिल सके। तो विद्यार्थी जी मैं आपको बताऊं कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।